वेलकम टू जीनियस मैटर्स। इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की थी, जहाँ पे हम मनी इवोल्यूशन से बढ़ के फिर बैंकिंग इवोल्यूशन में गए थे, और उसके बाद अभी फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं सेबी और शेयर मार्केट पे। सेबी एंड शेयर मार्केट यानी कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जहाँ पे हम मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर चुके हैं और मनी के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो सेबी और शेयर मार्केट के ऊपर हम पहुंचे हुए हैं, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। उसका नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या हुआ। उसमें प्रीवियस जो लेक्चर हुए हैं उसमें हमने डेट फंड्स के बारे में पढ़ा है। किस किस के बारे में पढ़ा है? तो हमने उसमें डिबेंचर्स हम कह सकते हैं या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ने की कोशिश की। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बाद अब जो नेक्स्ट बचता है वो हमारा पड़ता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बाद हम देखेंगे कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, जो कि इक्विटी का एक पार्ट है शेयर्स, तो ये कैसे इशू किए जाते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इशूइंग ऑफ शेयर पढ़ेंगे। देन उसके बाद एडीआर और जीडीआर क्या होता है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। और फिर उसके बाद सेबी, जो इन सब का रेगुलेटर है, जितना भी हमारा सेबी बेसिकली शेयर मार्केट वगैरह जितना है, स्टॉक एक्सचेंज है, डेट फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इन सब का जो रेगुलेटर है सेबी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो उसी में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या था? तो इक्विटी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, इसमें हमने देखा था, जब हमने शेयर मार्केट का फर्स्ट लेक्चर लिया उसमें मैंने दोनों में डिफरेंस बहुत डीपली बताने की कोशिश की थी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वही है, इक्विटी होल्डर कौन होते हैं? बेसिकली दे आर द ओनर और प्रोप्राइटर्स ऑफ द कंपनी। ये बताया था मैंने। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो इनको क्या मिलेगा? इनको डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी सेल आउट होती है, लिक्विडेट मतलब हम कह सकते हैं कि बर्बाद हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो उस टाइम पे इनको पैसे शुरुआत में मिलेंगे या इनका हिस्सा लास्ट में मिलेगा। तो मैंने बताया था कि क्योंकि ये ओनर हैं तो ओनर को सबसे, जब सारी उधारी चुका लेंगे तो लास्ट में जो कुछ बचा कुचा उसमें से इनको वो मिल जाएगा जितना इनका पार्टनरशिप होगी। तो लास्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, ये भी मैंने बताने की कोशिश की थी। इसी में कीवर्ड्स कुछ देख लेते हैं क्या होते हैं। इक्विटी बेसिकली क्या है? तो इक्विटी में हम देखेंगे कि जितने भी शेयर्स वगैरह हैं या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, वो शेयर्स वगैरह सारे हम कहाँ आते हैं? इक्विटी में आते हैं। तो उसी का कुछ कीवर्ड देखते हैं। तो शेयर्स को अगर हम देखें तो ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या बताया आपको कि इनका क्या होता है? लास्ट क्लेम होता है। जब भी हम लिक्विडेट करेंगे किसी कंपनी को तो लास्ट क्लेम किसका होगा? जो शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जिनके पास होते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई चीज ओनर है या प्रोप्राइटर है, तो जब भी उस कंपनी की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में क्या होगा? मीटिंग में वोटिंग पावर मिल जाती है, जितना शेयर आपका होगा उस हिसाब से। अगर 1% शेयर है तो 1% की वोटिंग पावर आपके पास रहेगी, तो ये वोटिंग पावर रहेगी इनके पास। तो वही ऑर्डिनरी शेयर को पढ़े तो वोटिंग पावर मिलेगा शेयर होल्डर को जब भी उस कंपनी की मीटिंग होगी। देन उसके बाद लास्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल शेयर्स की बात है। अब उसके बाद देखते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। तो इसमें क्या थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिलती है, किस टाइम पे? जब लिक्विडेट होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बॉन्ड वालों से भी प्रेफरेंस मिल जाएगी, नहीं, सभी शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस इनको मिलेगी। तो इनको बोला प्रेफरेंशियल शेयर, यानी कि प्रेफरेंस ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ड्यूरिंग लिक्विडेशन। अब ये जो शेयर होते हैं ये विद वोटिंग पावर भी हो सकते हैं और विदाउट वोटिंग पावर भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के शेयर इसमें मिल सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्वीट इक्विटी। ये क्या होता है? स्वीट इक्विटी क्या होता है? तो बेसिकली ये क्या है? जितने भी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह होते हैं उनको एज ए गिफ्ट बॉक्स हम कह सकते हैं। स्वीट बॉक्स मिलता है दिवाली पे, स्वीट बॉक्स आता है ना दिवाली पे, तो वो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि किसी ओकेजन्स पे जब उन्हें एज ए गिफ्ट कुछ शेयर गिफ्ट किए जाएं डिस्काउंट रेट पे डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को, तो उनको क्या बोलेंगे हम? उनको हम बोलेंगे स्वीट इक्विटी। ठीक है, तो शेयर्स सोल्ड एट डिस्काउंट टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय फॉर देयर वैल्यू एडिशन टू द कंपनी। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स को, उसके एम्प्लॉइज को जब भी कोई गिफ्ट दिया जाता है शेयर्स के रूप में डिस्काउंट देके उसको, तो उसको हम बोलते हैं स्वीट इक्विटी। और उसी से मिलता जुलता एक टर्म है जिसे हम बोलेंगे एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। ये क्या है? ये क्या होता है? जनरली जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें क्या होता है, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए या बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो पहुंच गए उनको पेमेंट तो मिलती है, पेमेंट के साथ साथ कंपनी के शेयर्स भी उनको कुछ ट्रांसफर किए जाते हैं।
तो जो फ्री में जो ऐसे ट्रांसफर किए जाते हैं उनके टॉप ऑफिशियल्स को, उसको हम बोलते हैं बेसिकली एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो शेयर्स में भी गिवन फ्री टू इट्स एम्प्लॉइज, तो फ्री जो मिलते हैं उनको हम बोलेंगे स्टॉक ऑप्शन प्लान। इनको ऑप्शन दिया जाता है शेयर्स ले लो तो यस बोलते हैं, तो शेयर्स दे दिए जाते हैं उन्हें। अब उसके बाद पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स, पेनी चिल्लर, ठीक है ना, चिल्लर स्टॉक्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये वो स्टॉक हैं जिनकी वैल्यू बहुत ही डाउन आई हुई है, यानी कि उनकी जो फेस वैल्यू है उससे भी डाउन है। तो शेयर्स हुज मार्केट प्राइस रिमेन एक्सेसिव लो कंपेयर टू इट्स फेस वैल्यू। मान लो फेस वैल्यू किसी की 10 रुपए है और इसका शेयर का प्राइस मान लो 1 रुपया चल रहा है, 2 रुपया चल रहा है, 3 रुपया चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो पेनी स्टॉक है। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्लू चिप स्टॉक। तो ब्लू चिप स्टॉक देखोगे, ब्लू चिप जहां पे भी वर्ड आए उससे आपको अंदाजा लगाना है कि जो बेस्ट रिटर्न जो दे रहे हैं स्टॉक्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो स्टॉक हैं, लार्जेस्ट जो स्टॉक हैं, यानी जो भी अच्छे वर्ड आ सकते हैं वो आप ब्लू चिप में डाल दीजिए। तो शेयर्स ऑफ ए नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी, उनको हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। अब उसके बाद इसी से मिलते जुलते कुछ और देखते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स। एग्जामिनर्स के जो मैंने डाले हुए हैं, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, ये तीनों टर्म्स जो एग्जामिनर्स के बड़े फेवरेट हैं, इनसे पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन। तो वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? तो बेसिकली इन दोनों में देखना आपको, वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स में। तो वेंचर कैपिटल क्या है बेसिकली? तो वेंचर कैपिटल में देखेंगे प्रोफेशनल फर्म्स हेल्पिंग स्टार्टअप कंपनीज विद सीड कैपिटल। जब कोई भी स्टार्टअप शुरू हो रहा है तो उस टाइम पे उसको स्टार्टअप में हेल्प करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेंचर कैपिटल फंड। और उसके बदले उसे क्या मिल सकते हैं? बेसिकली डेट, इक्विटी, हाइब्रिड। हम कह सकते हैं या तो उसका बॉन्ड खरीद के जो बेसिकली हम कहें कि पैसे ले लो, या फिर उस कंपनी को वो मिल नहीं रहा है, कोई भी हम कह सकते हैं परचेज वाला नहीं मिल रहा है शेयर, तो कोई भी हम क्या कहेंगे? कोई भी आदमी आके बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारे शेयर खरीदता हूँ, तुम्हें कुछ ना फंडिंग मिल जाएगी। या फिर हाइब्रिड, हाइब्रिड में कौन से बताए थे? वो डेट फंड जिनको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सके। तो इस तरीके से जो हेल्प करते हैं, इस तरीके के जो प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं जो बेसिकली स्टार्टअप कंपनीज को हेल्प करती हैं, ये उनके बॉन्ड, शेयर और इन सब में इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो क्या हो गया? वेंचर कैपिटल फंड्स। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर कौन से होते हैं? तो एंजल कौन से होते हैं? जो एंजल का मीनिंग क्या होता है? एंजल का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा एंजल कौन होता है? जिसको बोलते हैं ना, मतलब भगवान ने भेजा है इसे तो हमारे लिए, तो उसी टाइप के होते हैं। रिच पर्सन होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टार्टअप कंपनीज को उनकी हॉबी की वजह से, उनके पैशन की वजह से या प्रॉफिट कमाने की वजह से, कि तुम ये कंपनी शुरू करो, मैं तुम्हें फंडिंग देता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हेल्प की जाती है उनको बोलते हैं हम एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो रिच पर्सन जब हेल्प करेंगे किसी कंपनी के स्टार्टअप में, वो अपनी हॉबी की वजह से भी कर सकते हैं, हॉबी की बजाय पैशन की वजह से भी कर सकते हैं, और या फिर हो सकता है प्रॉफिट मोटिव से वो कर रहे हो। तो इतना चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहां पे भी स्ट्रेटेजिक वर्ड आपको दिखाई देगा, स्ट्रेटेजिक में, इकोनॉमिक्स में जहां पे भी वर्ड दिखाई दे, आपको अंदाजा लगाना है कि कहीं ना कहीं ओनरशिप चेंज करने की बात की जा रही है। तो वही चीज यहाँ पे भी हम देखेंगे। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? ये भी इन्हीं की तरह होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स और एंजल इन्वेस्टर्स की तरह होते हैं। ये भी हेल्प करते हैं स्टार्टअप कंपनीज को, लेकिन इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इनका हॉबी मोटिव नहीं है, पैशन नहीं है। ये चाहते हैं कि बाद में अगर कंपनी अच्छा चल जाए तो उस कंपनी के मालिक खुद बन जाएं, और ज्यादा शेयर खरीद के मालिक खुद बन जाए। तो ये क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक, यानी कि ओनरशिप चेंज करने की बात करें। इन्वेस्ट इन स्टार्टअप कंपनीज with the goal of acquiring the company or its technology at a later date। समझ में है? तो स्ट्रेटेजिक क्यों है? तो जहां पे इनका मोटिव क्या रहता है कि इसको हम बाद में एक्वायर कर लेंगे कंपनी को। ठीक है, तो इतना हमें इन तीनों के बारे में डिफरेंस पता होनी चाहिए। हल्का हल्का डिफरेंस है और ये बड़े फेमस रहते हैं, मतलब एग्जामिनर्स के लिए बड़े फेमस से वो हैं, तो ये पूछे जाते रहते हैं। देन उसके बाद शेयर प्लेजिंग। प्लेजिंग क्या होता है? प्लेजिंग क्या होता है? प्लेजिंग होता है गिरवी रखना। तो शेयर को जब प्लेज किया जाए, गिरवी रखा जाए लोन लेने के लिए, वो शेयर प्लेजिंग। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन अ प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी प्लेजेस हिज शेयर टू एज कोलेटरल टू बोरो लोन फ्रॉम अ बैंक और एनबीएफसी। ठीक है, जब वो इसको एज ए कोलेटरल रख लेगा, इसको शेयर्स को एज ए कोलेटरल रखेगा बैंक के पास लोन लेने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर प्लेजिंग। तो ये वर्ड आपको समझ में आया। अब उसके बाद आगे चलते हैं।
ये सब इससे रिलेटेड जितने वर्ड थे हमने पढ़े इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से। अब उसी के आगे की बात करते हैं और अब हम चलते हैं मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये क्या होता है? कोई भी जब इनिशियली अगर कोई शेयर लॉन्च किया जाता है तो उसका सबसे पहले आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इससे शेयर को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर कैसे आता है, ये भी एक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि होगा क्या। ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस इमेज से समझते हैं इसको कि होगा क्या कि ये कोई भी कंपनी शुरू करना चाहता है, जिसे हम कहेंगे प्रमोटर है। ये कोई भी कंपनी शुरू करना चाहता है। अब कंपनी शुरू करने के लिए इसको चाहिए फंडिंग, या फिर कंपनी इसकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है लेकिन इसको और फंडिंग करनी है। ये चाहता है कि इसके कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में आ जाए। तो ये क्या करेगा, ये किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जो बेसिकली इसमें इसकी हेल्प करेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंडरराइटर। क्या बोलते हैं? अंडरराइटर। ये बैंक भी हो सकता है या कोई फर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि स्पेशलिस्ट फर्म खोली गई हो अंडरराइटर के लिए, तो फर्म भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है। बैंक भी ये काम करते हैं। तो ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा अंडरराइटर के पास कि मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में आ जाए। तो अंडरराइटर इससे सारा प्लान लेगा, कंपनी की डिटेल लेगा और फिर ये तैयार करेगा प्लान। क्या तैयार करेगा? प्लान, या फिर जिसको हम कहेंगे पेपर। पेपर किस चीज के लिए तैयार करेगा? आईपीओ को लाने के लिए स्टॉक मार्केट में। अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? सेबी से, क्योंकि सेबी कंट्रोल करता है। तो ये तैयार करेगा सेबी के अप्रूवल के लिए एक प्लान या एक प्रोजेक्ट, उसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्ट, या उसको दूसरे नाम से हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम, ध्यान रखना इसका कि कंपनी क्या करेगी। इशू अगर शुरू में अगर इनिशियली शेयर लॉन्च करने हैं तो कंपनी हायर करेगी एक अंडरराइटर को। ये अंडरराइटर इसको सारी हेल्प करेगा जो भी कागजी कार्रवाई है उस सब में। और ये क्या करेंगे, मतलब इससे तो फीस लेगा, फीस तो लेगा तभी तो ये करेगा, फ्री में कौन करता है काम। तो फी लेके ये ड्राफ्ट करेगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट पे ही सेबी अप्रूवल देता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट पे ही हम कहेंगे कि सेबी अप्रूवल देता है, इसीलिए रेड कलर में ये है बेसिकली। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट किसने तैयार किया? अंडरराइटर ने, और इसने इसको कर दिया। अब क्या होंगे? स्टॉक क्या होंगे? स्टॉक मार्केट में एक डेट तय हो जाएगी कि इस डेट को इसके लॉन्च होंगे शेयर। तो उसके लिए क्या करेगा? अब ये अंडरराइटर क्या करेगा? अब इनवाइट करेगा पीपल्स को, यानी कि स्टॉक मार्केट में हर जगह फैला देगा कि इस तारीख को हमारे शेयर लॉन्च होने वाले हैं, और इस तारीख को जिसको खरीदने हैं वो पहले से एप्लीकेशन दे दीजिए। तो ये क्या करेगा? एप्लीकेशन इनवाइट करेगा। अंडरराइटर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से इनवाइट करेगा एप्लीकेशन। ठीक है, और जो भी डेट होगी तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि इसका प्राइस क्या होगा। ये ऑलरेडी बता देगा कि हमारे टोटल इतने शेयर बेचना चाह रहे हैं, हमने इतने शेयर बनाए हैं, तो एक शेयर का प्राइस इतना है, ये डिसाइड करेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा? एप्लीकेशन इनवाइट करेगा, और वो एप्लीकेशन इनवाइट करके फिर करेगा सेल करेगा शेयर्स की एट फेस वैल्यू, या उससे कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, कैसे कम ज्यादा हो सकती है तो वो डिपेंड करेगा डिमांड पे। किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिमांड पे। कि अगर आपने बाय चांस मान लो फॉर एग्जांपल आपने निकाले हैं 1000 शेयर्स, कितने निकाले? 1000 शेयर्स निकाले, और इसमें से एप्लीकेशन इसने इनवाइट की, इसकी एप्लीकेशन इनवाइट करेगा। कौन एप्लीकेशन इनवाइट करेगा? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था एप्लीकेशन कौन इनवाइट करता है? अंडरराइटर। एप्लीकेशन इनवाइट करेगा, और ये एप्लीकेशन पे देखेगा कितनी इसकी डिमांड है। अगर मान लो 1000 शेयर्स हैं और डिमांड आ गई कम से कम 2000 लोगों की, डिमांड आ गई 2000 लोगों की। ठीक है, कि 2000 लोग चाहते हैं हमें शेयर मिले। अब ये शेयर तो सिर्फ 1000 ही हैं, 2000 लोगों को कैसे दिया जाए? तो इसमें क्या होगा? डिमांड होने की वजह से उनको लगेगा कि ये कंपनी का नाम अच्छा है, तो इसकी वजह से अगर मान लो शुरू में इसने 1000 शेयर इशू किए होंगे 10 रुपए की फेस वैल्यू पे, 10 रुपए की फेस वैल्यू पे। अब डिमांड होने की वजह से हो सकता है इसका प्राइस बढ़ के 15 हो जाए और ये 15 रुपए में बिकने शुरू हो जाए, क्योंकि डिमांड है तो क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड होने की वजह से ये 10 रुपए का शेयर 50 रुपए में लॉन्च होगा जिस दिन ये लॉन्च होगा। लेकिन जिनसे इनवाइट की गई है एप्लीकेशन,
जिनसे एप्लीकेशन इनवाइट की गई है उनको ये इसी रुपए में मिलेगा। उसके बाद इसको कोई भी खरीदना बेचना चाहता है वो डिपेंड करेगा इस डिमांड पे, और ये डिमांड वाले इसको कम या ज्यादा प्राइस पे खरीद या बेच सकते हैं। क्लियर है? अगर इसकी डिमांड कम है तो ये लॉन्च किस पे होगा, तो ये कम प्राइस पे लॉन्च हो जाएगा, इसका प्राइस डाउन हो जाएगा। अगर डिमांड कम है तो डिमांड अगर हम कहें इसकी डाउन है तो हम कहेंगे प्राइस भी डाउन हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई इसमें। अब इसी के हिसाब से इसको देखते हैं कि सेल्स शेयर एट फेस वैल्यू और हायर। अगर मान लो 1000 शेयर इसने निकाले और खरीदने वाले मिले सिर्फ 800, तो 200 शेयर का क्या होगा, जो बाकी बचे हुए 200 शेयर, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, इसको तो 1000 शेयर की वैल्यू चाहिए ना, इसको तो पैसा उतना चाहिए, और इसने फीस दे रखी है इसको, तो बाकी बचे हुए जितने भी 200 शेयर होंगे उसको ये अंडरराइटर खुद खरीदेगा। बाकी बचे हुए शेयर्स को कौन खरीदेगा, अंडरराइटर खुद खरीदता है। तो लेस पीपल सब्सक्राइब देन अंडरराइटर विल बाय द अनसोल्ड शेयर बाय हिमसेल्फ। तो ये होता है आईपीओ का या इनिशियल पब्लिक ऑफर का, ये एक प्रोसेस होता है। और इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट याद रखना है, दूसरा अंडरराइटर याद रखना है, तीसरा इसका नाम याद रखना है, और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आईपीओ का मतलब क्या है। तो ये इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी से मिलते जुलते आपने एक चीज पढ़ी थी जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी पढ़ रहे थे, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जैसे शेयर्स को इनिशियली इशू किया जाता है तो हम करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऐसे ही जब क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च किया जाता है तो उस टाइम पे हम लॉन्च करते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। यहाँ पे तो हम शेयर देते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर में, यहाँ क्या देते हैं, यहाँ पे उनको कॉइन्स मिलते हैं, जो भी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में जो भी अप्लाई करता है उन्हें क्या मिलेंगे, उन्हें कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इस बारे में पता होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे कि अगर एक बार शेयर निकाल दिए, अगर एक बार कंपनी ने शेयर निकाल दिए, आगे फ्यूचर में उसे फिर से एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा, तो अगर वो चाहे तो उस कंपनी के कुछ शेयर और बेच सकता है, और कुछ शेयर और बेच सकता है। तो एक बार जब शेयर ऑलरेडी आ चुके हैं, दोबारा अगर उसी कंपनी के शेयर आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ शेयर्स ऑलरेडी इशूड एंड नाउ अगेन इशूइंग मोर शेयर टू ऑब्टेन मोर कैपिटल, देन हम क्या करेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इस पे डालेंगे हम शेयर्स को और उसके बाद हम उसे बेचेंगे। अब इससे क्या होगा, और शेयर्स बेचेंगे, लेकिन दिक्कत एक आएगी कि ऑलरेडी जिन्होंने शेयर खरीदे हैं वो कंपनी के मालिक हैं, अब वो कंपनी के ओनर हैं, क्योंकि शेयर खरीदने के बाद कंपनी के ओनर हो जाते हैं। आप उनसे बिना पूछे क्या दोबारा से कंपनी की हिस्सेदारी बेच सकते हो? नहीं, जब कंपनी की हिस्सेदारी में हर एक ओनर से पूछना जरूरी है। तो इसीलिए जब इस तरह का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर किया जाता है तो ये सबसे पहले ऑफर किए जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं। तो कंपनी इशूज एडिशनल शेयर बट गिव्स फर्स्ट राइट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। पहला राइट इन शेयर्स को खरीदने का किसके पास होगा, जो ऑलरेडी इनके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, अगर वो मना कर देते हैं तब उसके बाद आउटसाइडर को ये दिए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रहेंगी इसमें। आईपीओ हमने पढ़ा, एफपीओ हमने पढ़ा। अब कुछ एक चीज देख लेते हैं जो हमने देखा, फेस वैल्यू क्या होती है अभी थोड़ी देर पहले, इसी को पार वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये होती है प्रिंटेड प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस ऑन सर्टिफिकेट और शेयर, जितना उस पर प्रिंट होता है वो फेस वैल्यू, जो फेस पे लिखा है वो फेस वैल्यू। ये चीज हमने कहाँ देखी थी, जो करेंसी पे भी देखी थी, फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, टोकन करेंसी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इसको समझने की कोशिश की थी, फेस वैल्यू क्या होता है। उसके बाद प्रीमियम वैल्यू क्या होती है, तो प्रीमियम वैल्यू होगी, जब मैंने बोला था कि डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो जितना प्राइस बढ़ा है उसको हम बोलेंगे प्रीमियम वैल्यू। सोल्ड एट हायर प्राइस देन द फेस वैल्यू, तब हम उसको प्रीमियम वैल्यू बोलेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक ट्रिविया आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, कि 2019 में अभी तक का सबसे हम कहें कि बड़ा आईपीओ जो लॉन्च हुआ था, अगर हम उसको देखें तो अरामको कंपनी ने लॉन्च किया था अराउंड कितने का, 25 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का आईपीओ था। ठीक है, हालांकि इसके बाद चाइना ने भी एक किया था और वो अराउंड जितना हमारा जीडीपी नहीं है उससे भी ज़्यादा का, वो हम कह सकते हैं डिमांड उसकी इतनी बढ़ गई थी कि उससे भी ज़्यादा के लोगों ने उसकी डिमांड की थी। हालांकि
वो सक्सेस हो नहीं पाया, उसको टर्न डाउन कर दिया था चाइना के स्टॉक मार्केट में। तो अभी तक हमारा कौन सा है, 2019 का सऊदी अरेबिया ने इसकी ऑयल कंपनी अरामको इसने निकाला था, ठीक है। और कहाँ निकाला था, वहीं के स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो इतना आपको बेसिक आइडिया इसमें होना चाहिए। अब उसके बाद एक और तरीका है शेयर्स, जब हम आईपीओ निकाल रहे हैं बेसिकली कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। आईपीओ निकाले जाते हैं एक और पर्पज के लिए, और उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। इसमें क्या होता है कि एक फेक कंपनी, फेक नहीं कह सकते, कि एक कंपनी क्रिएट किया जाती है। कागजों में कंपनी क्रिएट हुई, कागजों में कंपनी क्रिएट हुई, तो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी क्रिएट हुई है कि हमें पहले पैसे दो, उसके बाद हम कंपनी खरीदेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ कागजों में कंपनी बना ली, और कागजों में कंपनी बनाने के बाद बोली कि हमें चाहिए फंडिंग, ताकि हम किसी कंपनी को खरीद सकें और उसकी हिस्सेदारी बेच देंगे। तो ये उस चीज के लिए बनाई जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। तो इट इज क्रिएटेड टू एक्वायर शेयर कैपिटल थ्रू आईपीओ। आईपीओ लॉन्च करेगी, फंडिंग आएगी, और उसके बाद इट विल एक्वायर अनदर कंपनी यूजिंग दिस मनी। उसके बाद किसी दूसरी कंपनी को ये खरीदेंगे इस पैसे को यूज करके। यानी इनके पास खुद के पास पैसा नहीं है, पहले फंडिंग इकट्ठा करेंगे। पुराने केस में क्या हो रहा था आईपीओ में, कि ऑलरेडी एक कंपनी है, वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रहा है। यहाँ पे क्या है कि कोई कंपनी नहीं है, कागजों में कोई कंपनी बनी है, लेकिन ये किसी कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं। तो खरीदने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए ये बनाते हैं कंपनी, जिसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। और ये आईपीओ लॉन्च करेगी, ये कंपनी क्या करेगी, आईपीओ लॉन्च करेगी, और उसके बाद उस पैसे से किसी दूसरी कंपनी को खरीदेगी, ठीक है। और ये इसके लिए रूल भी बना हुआ है कि अगर आपने ऐसे पैसे इकट्ठा किए हैं, इस तरह की कंपनी बनाई है, 2 साल में आप इसको खरीदना है। मिनिमम मैक्सिमम कितना है, 2 साल के अंदर अंदर आपको इस पैसे से दूसरी कंपनी जो आप खरीदना चाहते हैं उसको खरीदना है। अगर आप 2 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं तो ये जो कंपनी है ये डीलिस्ट हो जाएगी शेयर मार्केट से, और जितना भी पैसा पब्लिक से इसको लिए मिला होगा, वो पैसा वापस से जिस पब्लिक से आया था उसको वापस चला जाएगा। तो मनी इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। अगर 2 साल में खरीद दिया तो अच्छी बात है, उसकी शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी, जितना पब्लिक का पैसा आया हुआ है। अगर ये नहीं खरीद पाते हैं तो 2 साल के बाद वापस हो जाएगा पैसा। अब इसका अभी हम देखेंगे कि रिसेंटली एक यूएसए की थी RMG2 कंपनी, इसने हम कहेंगे कि इंडिया में एक कंपनी खरीदी है इसी तरीके से, यानी कि स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी बना के। और इंडियन कंपनी कौन सी खरीदी है, रीन्यू पावर को इसने खरीदा है RMG2 ने। किस पर्पज से, इस पर्पज से, इसलिए हमें जानना जरूरी था। तो इसी को अगर हम इस पिक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर क्यों है, क्योंकि एक कंपनी बनाई जा रही है, इस कंपनी ने क्या किए हैं, आईपीओ लॉन्च किया, ठीक है, पब्लिक लिस्टेड शेल कंपनी, इसको हम शेल कंपनी भी बोल देते हैं, ब्लैंक चेक कंपनी भी बोलते हैं। इसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक चेक कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि पहले पैसा ले रहे हैं ना, तो एक तरह से ब्लैंक चेक इनको दिया जा रहा है कि कंपनी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे कोई भरोसा नहीं है ना। तो इसीलिए इसको शेल कंपनी भी बोला जाता है और ब्लैंक चेक कंपनी भी बोला जाता है। ध्यान देंगे ये चीजें। अब क्या है, ये जो शेल कंपनी है SPAC, ये पब्लिक लिस्टेड हो गई है, आईपीओ आ गया यानी कि पब्लिकली लिस्टेड है। और लिस्टेड कंपनी में जो स्पॉन्सर होंगे वो स्पॉन्सर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसमें हेज फंड इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे हेज फंड क्या होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटीज इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहे करेगी तो यहाँ से इसको फंडिंग मिलेगी, और ये फंडिंग लेके क्या करेगा, किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को एक्वायर करेगा, उसको खरीदेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका प्रोसेस होता है स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी का। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका ADR और GDR, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, या फिर GDR को बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंसेस की, कि किसी कंपनी को कोई फाइनेंस रेज करना है, पैसे निकालने हैं पब्लिक से, उनको पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे। तो इसी में अगर मान लो कि अमेरिका से किसी को पैसे अब चाहिए कि अमेरिका से मैं थोड़े से पैसे ले आता हूँ अपनी कंपनी में लगाने के लिए, तो क्या होगा, हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को देखते हैं सबसे पहले कि कोई नॉन अमेरिकन कंपनी है,
और अमेरिका में से उसको पैसे चाहिए। कहाँ से चाहिए? अमेरिका में से पैसे चाहिए। अब अमेरिका में से पैसे चाहिए तो क्या होगा, वहां के स्टॉक मार्केट में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपको शेयर इशू करके आपको पैसे लेने हैं, पब्लिक से पैसे लेने हैं, पब्लिक से पैसे उठाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे इंडिया का एग्जांपल बताया, या तो आईपीओ लॉन्च करो, ठीक है, आईपीओ लॉन्च करके शेयर्स लॉन्च करो, और शेयर लॉन्च करके आप क्या करेंगे? पब्लिक से पैसा ले लेंगे, उस फंडिंग से आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर नॉन अमेरिकन कोई कंपनी है, अगर वो अमेरिका में जाके पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, तो पहली कंडीशन क्या है? वहां के स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर लॉन्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये कंपनी वहां के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं होना चाहती। wants to raise money from American share market but does not want to register company in American share market। वहां के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होना चाहते, तो ये प्रॉब्लम है। तब कैसे होगा? बिना शेयर मार्केट में रजिस्टर किए हुए आप शेयर कैसे लॉन्च करोगे? पब्लिक से पैसा कैसे लोगे? तो उस टाइम पे क्या होगा, ये कंपनी क्या करेगी? वहां के किसी बैंक को अप्रोच करेगी, वहां के किसी बैंक को, अमेरिकन बैंक को अप्रोच करेगी और उसको बोलेगी कि आप हमारे शेयर रख लो। शेयर प्लेजिंग पड़ा था, शेयर को रख के लोन लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह का प्रोसेस होगा। ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी जाएगी बैंक के पास और बैंक को बोलेगी कि आप हमारे शेयर रख लो और ये शेयर आप दे देना पब्लिक को। अब ये बैंक वाला क्या करेगा? बोले ठीक है मैं दे दूंगा। तो बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला शेयर रख के, बैंक वाला जब शेयर रखेगा, बैंक इशू करेगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। याद आया? मैंने आपको कुछ बताया था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन लॉन्च करता है? बैंक एक दूसरे बैंक को जब आपस में लेन देन करते हैं तो क्या देते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसी तरीके से नॉन अमेरिकन कंपनी ने अमेरिका के बैंक में जाके पैसा जमा कराया तो वो उसको क्या देगा? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, कि हमारे यहाँ पे इसका पैसा जमा है इतना और इतने शेयर्स जमा है, तो उसके बजाय मैं इसको ये रिसीट्स दे रहा हूँ। अब ये रिसीट्स जो है बेसिकली अमेरिकन पब्लिक खरीदेगी और अमेरिकन पब्लिक क्या करेगी? किसमें? यूएस डॉलर में है, और ये अमेरिकन पब्लिक खरीदेगी, विल बी सोल्ड बाय बैंक टू इन्वेस्टर्स इन अमेरिका। और अमेरिकन जब इसे खरीदेंगे, जो पैसा इसको मिलेगा वो पैसा किसके पास चले जाएगा? वो पैसा जाएगा फिर बैंक इसके पास, अमेरिकन नॉन अमेरिकन कंपनी के पास। तो इस तरीके से कैसे हमने देखा कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट से हमने अमेरिका की मार्केट से पैसा उठाया। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्लियर है। उसी तरीके का सेम चीज है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये क्या होता है? सेम है, बट एक सिंगल बैंक जब रिसीट बेसिकली इशू करता है ये रिसीट्स टू फॉर इन्वेस्टर्स इन मल्टीपल कंट्रीज। सिंगल बैंक अलग अलग कंट्रीज के लिए जब रिसीट्स इशू करे तो उसको बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, इसका डिनोमिनेशन जनरली यूएसडी होता है, यूरो भी हो सकता है और भी हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो इसका जनरली ये रहता है। तो इतना पता लग गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होगा? व्हाट इज आईडीआर? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होगा? तो आप सोच पा रहे होंगे कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट में क्या होगा कि सबसे पहले नॉन इंडियन कंपनी कहां जाएगी? इन इंडिया। क्या करना है इसे? रेज मनी करना है, वांट्स टू रेज मनी। कैसे? बाय सेलिंग शेयर्स, शेयर सेल करके। लेकिन ये क्या चाहती है कि रजिस्टर नहीं कराना चाहती। सेबी रजिस्ट्रेशन, सेबी करता ना यहाँ पे, तो सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहती। नो सेबी रजिस्ट्रेशन, इससे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगी कंपनी? तो ये कंपनी क्या करेगी? अप्रोच इंडियन बैंक, और इस इंडियन बैंक को ये क्या दे देगी? इसको क्या करेगी? सेल करेगी अपने शेयर्स। ठीक है, सेल इन द सेंस इसके पास शेयर रखेगी अपने, और ये क्या करेगा फिर? ये बैंक इशू करेगा आईडीआर या इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, और ये पब्लिक को जब बेचे जाएंगे जो पैसा आएगा
वो इस कंपनी को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आईडीआर हैं वो लिंक है हमेशा इसके शेयर प्राइस से, कि जितना शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, बाद में अगर कोई किसी के पास आईडीआर है वो वापस उसको पैसे लेने आएगा उसके, तो कितना पैसा मिलेगा, जितना उस दिन उसका शेयर का प्राइस होगा। क्लियर है? तो ये किससे लिंक है, इसका प्राइस लिंक रहेगा, प्राइस लिंक्ड टू शेयर ऑफ दिस कंपनी। क्लियर है? ये चीजें क्लियर है आपको बिल्कुल, क्या क्या आईडीआर होता है। तो उसके बाद एडीआर हमने पढ़ा, जीडीआर पढ़ा, उसी के हिसाब से हमने समझा कि व्हाट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस अगर हम देखें कि कितने टाइप के हैं, और सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं, हुआ क्या इनिशियली क्या हुआ, आईपीओ लॉन्च किए। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे आईपीओ हम कहेंगे शेयर मार्केट का सेल और परचेज होता है। फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़े थे, उसी का एक टाइप है स्टॉक मार्केट। तो शेयर अगर इनिशियली देखें तो इनिशियली कहाँ लॉन्च होते हैं, प्राइमरी मार्केट में। पढ़ा था प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, और वहां पे क्या लॉन्च हो रहा है, आईपीओ। देन उसके बाद इन सेल जो भी आईपीओ हुए पब्लिक के पास चले गए, तो वो कहाँ आ गए, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में उनका नाम आने लग जाएगा जैसे ही पब्लिक के पास आए। तो दीज शेयर्स कैन बी रीसोल्ड एट सेकेंडरी मार्केट। तो शेयर मार्केट में अब उसकी सेल परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके पास शेयर आ गए हैं, वो किसी तीसरे बंदे को देना चाहता है, तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की वजह से वो तीसरे बंदे को सेल कर सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे दीज शेयर्स कैन बी रीसोल्ड एट सेकेंडरी मार्केट, कॉमनली नोन एज शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, और इसी को हम बोलते हैं बोर्सेस। क्लियर है? क्या होता है स्टॉक मार्केट? तो स्टॉक मार्केट वहां पे जहां पे शेयर्स का सेल परचेज चलता है, और उसी को हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं। अब इसी के बारे में कुछ ट्रिवियाज हैं जो एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट कौन सा है, तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में, 1602 में खुला था। अगर हम देखें एशिया का सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो आपको पता लगेगा जो इंडिया का, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में खुल गया था, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट है। देन उसके बाद अगर हम देखें इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला। उसके बाद अगर हम देखें अहमदाबाद भी आपको दिखाई देगा, बीच में बहुत सारे खुले हैं लेकिन मैंने मेन लिखे हैं। उसके बाद कोलकाता भी दिखाई देगा। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आपको 1992 के आसपास दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों खुला, क्योंकि उनको लगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसी ने पूरा वो फैलाया हुआ अपना जाल, और ये जो है उसमें 1991 में हमारा जो स्कैम हुआ था, उसके बाद ये जरूरत महसूस हुई कि सारे जो स्टॉक का जो हम कह सकते हैं कि इसका हम कह सकते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए, इसके साथ दूसरा भी एक ऐसा आना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज जो इसको कम्पीट कर सके, ताकि फेयरनेस आए। तो हम लेके आए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में। तो इतना हमें पता होना चाहिए। अब जैसे आप बैंक में जाते हो, पैसे निकालते हो, जमा करते हो, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, हमने बताया था उसमें आप यूज हो रहा है हमारा बेसिकली ई बैंकिंग के लिए। अलग अलग है हमारा कोर बैंकिंग, बैंकों का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे बैंकिंग कर सकते हो, ये यूज होता है। ये हमने पढ़ा था जब हमने बैंकिंग किया था। उसी तरीके से जब हम स्टॉक का सेल परचेज करते हैं, तो यहाँ पे इनके बैक एंड में भी कुछ सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, और उनके क्या क्या नाम है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा बोल्ट का मतलब होता है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। दूसरा है जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो नीट नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो ये दो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होते हैं। और इसी में अगर हम कहें तो इसके लिए एक पैनल है, इसात हुसैन पैनल, जो बनाया गया था क्या स्टडी करने के लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप करने के लिए जो हमने पैनल बनाया, हम क्या देखेंगे, इसात हुसैन पैनल। तो ये हमें इससे रिलेट करके रखना है अभी पूछा जाए तो, ठीक है। तो इतना चीज हमने देखा। अब उसके बाद शेयर मार्केट पढ़ा, आईपीओ पढ़ लिया। उसके बाद आईपीओ के बाद शेयर कहाँ खरीदे बेचे जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के बारे में देखा, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर मार्केट में पैसे डालने के लिए, शेयर्स को सेल और परचेज करने के लिए आपको एक स्पेशल अकाउंट की जरूरत होती है। नॉर्मल अकाउंट से शेयर नहीं खरीदे जा सकते। उस स्पेशल अकाउंट को हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट, या इसका फुल फॉर्म रहेगा डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट।
डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। क्या होता है डीमैट अकाउंट? तो डीमैट अकाउंट क्या है? अकाउंट इन डिपॉजिटरी वेयर शेयर्स आर केप्ट इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्लियर है क्यों बोलते हैं डीमैट अकाउंट? जहां पे शेयर्स को रखा जाता है इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में या फिर डीमैट फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ये जो डिपॉजिटरी की बात कर रहा है, जो डिपॉजिटरी की बात कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिपॉजिटर, बेसिकली डिपॉजिटरी क्या है? तो हमारा जो डीमैट अकाउंट है ये एज ए डिपॉजिटरी काम करता है कि आपने शेयर्स खरीदे वो यहाँ पड़े रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? आजकल क्या होता है, पहले क्या होता था, जब भी शेयर होते थे वो फिजिकल कॉपी आपके पास घर पे आती थी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब जितने भी शेयर्स हैं, अगर आप चाहो तो फिजिकल कॉपी मंगा सकते हो, अदरवाइज जितने भी शेयर हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं और वो सब सारे कहाँ हो जाएंगे? वो सब डिपॉजिटरी में चले जाएंगे, जो बेसिकली कहाँ पे है? डीमैट अकाउंट के अंदर। क्लियर है? इतनी चीजें ध्यान रहेंगी। तो एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन हु शुड कीप द शेयर सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डिपॉजिटरी। समझ में आया कि जो इन शेयर्स को जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई चीज रख रहा अपने पास, उसको हमने क्या बोला? डिपॉजिटरी। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट में हम कहेंगे डीमैट अकाउंट हमारा क्या है? जो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से डिपॉजिटरी है। ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर मस्ट ओपन ए डीमैट अकाउंट इन डिपॉजिटरी पार्टनर विच कैन बी अ बैंक और एनबीएफसी। डीमैट अकाउंट कौन खोल सकता है? कोई भी बैंक और एनबीएफसी भी खोल सकता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट कहीं भी खोला जा सकता है। जैसे आजकल आप देखेंगे पेटीएम ने भी खोला हुआ है, कई बहुत सारे आप देखेंगे ट्रेडिंग कंपनी वो भी खुलवाते हैं, बैंकों में खुलवाते हैं। तो अलग अलग जगह पे आपको दिख जाएगा डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। सेबी रेगुलेट करता है कौन से एक्ट के अंदर? डिपॉजिटर्स एक्ट 1996 के अंदर। इसके एग्जाम्पल देखें इसके रेगुलेशन के, तो हम दो देखेंगे यहाँ पे। एक तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, एक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा तो उनको यहाँ से लगातार मैसेज आते रहते होंगे कि आपका इतना बैलेंस है, ये है, वो है। तो इस टाइप का ही हमारा कहेंगे कि ये इसके एग्जाम्पल हमारे। देन उसके बाद होगा क्या कि कई शेयर्स हैं मार्केट में, बहुत सारे शेयर्स हैं। आप एक शेयर को दूसरे शेयर से पहचान अलग कैसे करोगे? अलग कैसे करोगे? तो जैसे अगर एक शेयर का नाम मान लो एबीसी है और दूसरे शेयर का मान लो कैपिटल एबीसी है, तो कैसे पता लगाओगे दोनों में अंतर है? तो दोनों में अंतर करने के लिए हर एक शेयर को एक अलग से नंबर अलॉट किया जाता है और उस नंबर को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 12 कैरेक्टर का नंबर है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लेटर एंड नंबर्स, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक है, टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज। इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। और आरबीआई इशू करता है ये नंबर किसके लिए? जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनके लिए और ट्रेजरी बिल के लिए। और उसके बाद ये एनएसडीएल है, एनएसडीएल करता है जितने भी हमारा हम कहेंगे कि ये शेयर मार्केट वगैरह हो गया या उसके अलावा जितने भी बॉन्ड वगैरह हो गए, उन सब के लिए कौन करेगा? एनएसडीएल करेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर में। तो हम एक एक चीज करके आगे चलते जा रहे हैं। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टर देख रहे हैं कि हमने शेयर मार्केट पढ़ा, आईपीओ पढ़ा, एफपीओ पढ़ा, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट हमने पढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि कैसे हम उसमें शेयर मार्केट के थ्रू कैसे स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद टाइप ऑफ इन्वेस्टर पढ़ते हैं कि कौन कौन इन्वेस्टर करता है, तो उसका क्या टाइप है। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो क्वालिफाइड और इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि जो जाने माने हम कह सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे कि दे आर एक्सपीरियंस्ड, और इसको हम बोलेंगे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। क्या बोलेंगे? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, और इनके लिए हम कहेंगे कि सेबी अलग से नॉर्म्स बनाती है, क्योंकि अचानक से जब बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे तो मार्केट गड़बड़ आ सकता है। ठीक है, मार्केट गड़बड़ में आ सकता है, अचानक से किसी का प्राइस ज्यादा करना चाहे, कम करना चाहे, कर सकते हैं इजीली है। तो इसीलिए सेबी इनके लिए अलग से नॉर्म बनाती है। इसके अलावा अगर हम देखें, एक बोलते हैं हम एंकर इन्वेस्टर।
एंकर इन्वेस्टर किसे बोलेंगे, तो बेसिकली ये इन्हीं का ही हम कहेंगे कि एक सब टाइप है, लेकिन इनमें क्या होता है, एंकर क्या काम करता है, एंकर बैंक क्या करता था कि वीक बैंक को अपने में मिला लेगा। एंकर क्या काम करता है, बेसिकली खींचने का काम करता है, अपनी तरफ सबको लाने का काम करता है। तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो उस टाइम पे कुछ शेयर्स आईपीओ में फ्री में इन इन्वेस्टर को दिए जाते हैं, और उसके बाद ये बताया जाता है कि हमारे शेयर्स तो उसके पास भी हैं, ताकि लोग ये देखें कि अच्छा उसके पास है तो लोग उसके पीछे भीड़ में आ जाएं और उसको शेयर में खरीदने के लिए डिमांड बढ़ जाए। तो इसके लिए इनको हम कहते हैं कि फ्री में कुछ शेयर्स दिए जाते हैं, तो इनको हम बोलेंगे एंकर इन्वेस्टर्स। ऑफर्ड शेयर बिफोर आईपीओ लॉन्च, आईपीओ लॉन्च से पहले इनको शेयर्स कुछ ऑफर किए जाते हैं ताकि इनको देख के बाकी लोग भी उसके शेयर्स खरीदें। तो ये हमारे हो गए एंकर इन्वेस्टर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिटेल इन्वेस्टर, यानी जो बाकी बचे कुछ नॉर्मल इन्वेस्टर जितने भी हैं उसको हम बोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर। क्लियर है। अब उसके बाद एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, जॉबर। जॉबर क्या होता है कि जिनकी जॉब ही इसमें इन्वेस्ट करना है, यानी और कोई काम वाम नहीं करते, वो और कोई काम नहीं करते, वो यहीं पे पैसे लगाते हैं और यहीं से कमाते हैं। तो ये क्या हो गया, फुल टाइम एंगेज्ड इन स्टॉक मार्केट यूजिंग मनी फ्रॉम ओन पॉकेट। यूजिंग मनी फ्रॉम ऑन पॉकेट यानी कि अपना ही पैसा लगा के कमाने का काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते, फुल टाइम वो स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं जॉबर। और इसी के अपोजिट एक और वर्ड आपको पता होना चाहिए और उसका नाम है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर अपना पैसा नहीं लगाता। ब्रोकर क्या करेगा कि किसी बंदे से पैसे लेगा और उससे क्या करेगा, उस पैसे से उससे फी चार्ज करेगा, उससे फी चार्ज करेगा कि मैं आपका पैसा इन्वेस्ट करूंगा। फुल टाइम ये भी कर रहे हैं ब्रोकर, लेकिन ये क्या करता है, ये अपना पैसा नहीं लगाता है, किसी और का पैसा इन्वेस्ट करता है और उससे बीच में जो भी हम कहेंगे कि इंसेंटिव बनता है या फिर जो भी इसकी फीस होती है या ब्रोकरेज चार्ज जिसे हम बोलेंगे, ये वो ब्रोकरेज चार्ज लेता है। तो जॉबर और ब्रोकर में डिफरेंस रखना, हमेशा याद रखना कि जॉबर अपनी जेब से पैसा लगाता है, अपनी हम जॉबर हो या जेब से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर जॉबर हम कह सकते हैं कि जिसकी जॉब है, जो अपना पैसा वहीं से कमा रहा है पैसा लगा के। और ब्रोकर क्या कर रहा है, ब्रोकर दूसरे का पैसा लेके इसमें लगाता है और वो उसको फिर फीस देता है या चार्ज देता है। उसके बाद स्टैग क्या होता है, तो स्टैग क्या करता है, बेसिकली जो हमने पढ़े थे आईपीओज, ठीक है, आईपीओज पढ़े थे। स्टैग क्या होता है, बैचलर होता है ना कि जो सिंगल है, तो ये भी उसी तरह का हम कह सकते हैं कि ये स्टैग है, नया नया है, तो नए नए मार्केट से खरीदने की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से नया नहीं है, ये नए मार्केट से यानी कि प्राइमरी मार्केट से खरीदता है और सेकेंडरी मार्केट में बेचने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं स्टैग। वर्ड याद रखना, वर्ड के हिसाब से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टैग क्या हुआ, जो इनिशियली प्राइमरी मार्केट में डील करता है और सेकेंडरी मार्केट में बेच देता है। तो उसका मेन काम क्या है, प्राइमरी से खरीदा सेकेंडरी में बेच दिया, तो ऐसे मिडिल मैन की तरह हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टैग। बुल क्या होता है, कई होते हैं बुल, तो बुल क्या होते हैं, बुल क्या करता है, बेसिकली बैल क्या करता है, कभी बैल वाला खेल देखा आपने, बैल वाले खेल में क्या होता है कि बैल जो है सींग से नीचे से ऊपर फेंकने के काम करता है, किसी को क्या करता है, सींग से ऊपर उठा के फेंकने का, उछालने का काम करता है बुल। बुल ये हो गया जिनको हम बोलेंगे आशावादी, यानी कि जिनको लगता है कि शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे, यानी जिनको लगता है कि बुल जो है उसको उठा के ऊपर फेंक देगा। उस तरह के लोग जो होते हैं जिनको हमेशा ये लगता रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, यानी कि शेयर प्राइस बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, उनको हम बोलते हैं बुल, ठीक है, बुल बायर्स बोलते हैं उन्हें। तो होप्स प्राइस विल राइज सो परचेजेस, तो इसीलिए इसी आशा में कि शेयर प्राइस बढ़ेगा खरीदने का काम करते हैं। क्लियर है। उसी के अपोजिट होते हैं बियर। बियर, भालू कभी उछाल के नहीं मारता, भालू हमेशा दबा के मारता है, वो अपने नीचे दबा लेता है ना। तो भालू जहां पे भी आए तो दबाने का काम कर रहा है, यानी कि नीचे दबाते हैं, इसीलिए इनको पेसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको हमेशा डर लगा रहता है कि शेयर का प्राइस वो गिर जाएगा, और इसीलिए हमेशा शेयर को बेच के भागने में लगे रहते हैं। तो ये हमेशा क्या करेंगे, ये हमेशा सेल करते रहते हैं। तो बुल जो हमेशा उठा के ऊपर फेंके, बिल जो बियर क्या करेगा, जो नीचे दबा है, जिनको लगता है कि शेयर प्राइस गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, तो वो हो गया। देन उसके बाद डे और इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है। डे और इंटरडे ट्रेडिंग क्या होगी कि एक ही दिन में सेल भी कर रहे हो परचेज भी कर रहे हो किसी शेयर का, उसको हम बोलते हैं बाय एंड सेल
यूजिंग इंटरनेट इन अ सिंगल डे। सिंगल डे में किसी को सेल भी कर दिया और परचेज भी कर दिया, उसको हम बोलते हैं डे या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रहेंगे, बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। अब उसके बाद जब हम स्टॉक मार्केट पढ़ रहे थे, सेंसेक्स से रिलेटेड अब चीज़ें पढ़ते हैं कि स्टॉक मार्केट में ये सेंसेक्स या फिर अलग और कुछ भी इंडेक्सेस हैं। ये क्या है? बेसिकली इंडेक्स है। जैसे सेंसेक्स है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स क्यों है? कि हल्का सा भी चेंज शेयर मार्केट में आता है, इसमें भी चेंज आ जाएगा, इसका जो इंडेक्स बनाया हुआ वो भी चेंज आएगा। तो सेंसेक्स क्या है बेसिकली? तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे, ये क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम देखेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। कहां से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियों को उठाएगा जो इनको लगती है बहुत अच्छी अच्छी है, तो उन 30 कंपनियों को उठाएगा, उन 30 कंपनियों के शेयर प्राइस को मिलाएगा, उनका एवरेज निकालेगा कि उन 30 की 30 का हम कहेंगे कि 30 की 30 कंपनियों का एवरेज निकालेगा और उसमें से देखेगा कि ओवरऑल इंक्रीज हुआ है या ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। हर एक 30 के 30 नहीं हो सकता, हो सकता है उसमें से 20 बढ़े और 10 घट जाएं, हो सकता है कि 20 कंपनियों के प्राइस बढ़े और 10 घट जाएं। ये ओवरऑल देखता है, एवरेज निकालता है कि ओवरऑल सबका प्राइस अगर आज के टाइम पे 10,000 था मिला के, तो कल वो 11,000 पे पहुंचा कि 9,000 पे पहुंचा। तो टोटल की बात करता है, एवरेज की बात करता है। हो सकता है कि 20 के बढ़े हो, 10 के घटे हो, या फिर 15 के बढ़े हो, 15 के घटे हो, लेकिन ओवरऑल बढ़े हैं कि नहीं घटे हैं वो ये दिखाता है सेंसेक्स। तो ओवरऑल कितने का? सिर्फ 30 का, 30 कंपनीज का दिखाता है सेंसेक्स, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिव इंडेक्स। और ये कहाँ का है? तो हमने देखा दीज कंपनीज आर सेलेक्टेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसी के लिए इसको इंडेक्स सेल भी हम इसे बोलते हैं। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा कि सेंसेक्स क्या होता है। उसी तरीके से निफ्टी, सेम तरीके से अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी हमारा क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना बनाया सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंसेक्स बनाया, तो जब हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया उसने निफ्टी बना दिया, और इसको निफ्टी 50 भी बोला जाता है। इसको निफ्टी 50 भी बोला जाता है। क्यों? जैसे सेंसेक्स 30 कंपनियों का एवरेज था, ये जो निफ्टी है ये बेसिकली 50 कंपनियों का एवरेज है, इसीलिए इसको निफ्टी 50 बोलते हैं। तो निफ्टी 50 नाम याद रहेगा कि 50 कंपनियों का है, और ये कहाँ पे है? एन से आप पता लगा सकते हो, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। वो कहाँ का है? तो आपका बीएससी का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। उसी तरीके से अगर हम वर्ल्ड में देखें, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का हमारा आता है निक्केई। जैसे सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, हमारा ये निफ्टी हो गया तो इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। उसी तरीके से टोक्यो में यानी जापान के स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं निक्केई। ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इसको भी डाला। तो निक्केई किसका है? टोक्यो का। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो वहाँ की 225 कंपनियों का एवरेज निकाल के टोटल बताता है, 225 कंपनियों का इंडेक्स देता है। क्लियर? इतना ध्यान रहेगा। अब उसके बाद एक फोर्स मेजर भी बेसिकली एक वर्ड आजकल कोरोना में बहुत चला है, तो फोर्स मेजर भी पता होना चाहिए। कोरोना क्या, अगर आपने वो मूवी देखी हो जिसका शायद ओ माय गॉड है अक्षय कुमार की, तो उस मूवी में भी ये फोर्स मेजर का वर्ड बड़ा यूज हुआ है। फोर्स मेजर क्या है? बेसिकली कि वो सारी कंडीशंस जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर की होती हैं, वो सारी कंडीशंस जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर की होती हैं। जैसे कोई डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, या हम कहें कि भूस्खलन हो गया, या फिर हम कहें कि बर्फ़ इतनी गिर गई है जिसकी वजह से नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स मेजर। तो ये बेसिकली सुपीरियर फोर्स इसका मीनिंग होता है। फ्रेंच वर्ड है फोर्स मेजर। तो इट रेफर्स टू अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं एक्ट ऑफ गॉड जिसे हम बोलते हैं, वार या टेरर की वजह से या फिर डिजास्टर की वजह से, विच स्टॉप्स टू कंप्लीट ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है वो बातें पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? नुकसान होता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो कंपनियां पूरी नहीं कर पाएंगी, तो वहां पे अप्लाई होता है हमारा फोर्स मेजर। ठीक है, ये सिर्फ एक वर्ड एडिशनली मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपको उन वर्ड्स के बारे में कहीं कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हालांकि इंश्योरेंस में मैं फिर से इसको बताऊंगा, लेकिन ये जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको मैं अलग से जब आप टॉपिक चल रहे हैं तो हर 2-4 स्लाइड के बाद मैं एक आधा वर्ड ऐसा डालता रहता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद
स्टॉक मार्केट पूरा पढ़ लिया। अब उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये करता है। तो ये क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट को एक्सचेंज करता है? नहीं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीजें सबको करता है। जैसे प्रोसेसिंग ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, जो आईपीओ लॉन्च हो रहा था उसको इशू करने का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट प्लेसेस, कौन सी प्लेसेस? जहां पे भी शेयर मार्केट में हम कह सकते हैं सेल परचेज हो रही है, यानी कि डिपॉजिटरीज, स्टॉक्स एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, जितने भी प्लेसेस हैं जहां पे शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है उसको भी करेगा। इट रेगुलेट पर्सन्स ऑल्सो, कौन से पर्सन? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इन सबको भी रेगुलेट करेगा। और उसके बाद इट रेगुलेट्स एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब जो चिट फंड स्कीम टाइप होती है ना, अलग अलग स्टेट चलाते रहते हैं चिट फंड स्कीम टाइप कि आप 10 महीने तक पैसे दो फिर आपको इतने मिल जाएंगे। तो इस टाइप की जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं वो भी अगर उनकी वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा है तो कौन करेगा? सेबी करेगा। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें, अगर सेबी ने कोई डिसीजन दिया, अगर कोई कंपनी इसके खिलाफ जा रही है, इसने कोई डिसीजन दिया है तो आपको इसके खिलाफ अपील करनी है, तो आप कहाँ जाओगे? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में। और ये इसके बाद अगर आपको जाना तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब उसके बाद सेबी ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ जिसका नाम है स्कोर्स। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड बेसिकली, तो आप कहाँ कर सकते हो? स्कोर्स पोर्टल पे कर सकते हो। उसके बाद इसके सेबी के फॉर्मेशन के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे तो रेगुलेटर का तो आपको कॉमन सा आइडिया है कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, कुछ भी इस तरह की चीजें कौन रेगुलेट करेगा? सेबी करेगा। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। फॉर्मेशन कब हुआ? तो अगर हम देखें तो इसका फॉर्मेशन 1988 में हुआ था, लेकिन तब किसी एक्ट के द्वारा नहीं हुआ था, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा 1988 में इसका फॉर्मेशन होगा, और बाद में इसको जब पावर दी गई तो हम एक एक्ट लेके आए, और उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी ये बन गई है। और 1992 में हम कहेंगे कि सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई। स्टैट्यूटरी एक्ट के द्वारा 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। इसके अंदर कौन होता है? बोर्ड में जो सेबी का जो बोर्ड बैठेगा तो बेसिकली चेयरमैन होगा। उसके बाद एक ऑफिसर इसमें आरबीआई से आता है, 2 ऑफिसर अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, और 5 मेंबर हम देखें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। चेयरमैन अगर देखोगे तो 5 साल तक का उसका टेनर होता है, या फिर 65 तक की है जो तब तक के लिए। और अगर हम देखें तो उसका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। अभी फिलहाल कौन चेयरमैन है? अजय त्यागी, जो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका टेन्योर लास्ट ईयर ही 2020 में खत्म हो गया था, लेकिन इसको 18 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अजय त्यागी है जो अभी फिलहाल इसके चेयरमैन है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने सेबी के बारे में देखी। अब उसके बाद सेबी से रिलेटेड जो इसने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं जब से इसको स्टैट्यूटरी बॉडी मिली है, तो क्या क्या रिफॉर्म्स किए वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसने सर्किट ब्रेकर सिस्टम लेके आए। सर्किट ब्रेकर सिस्टम क्या होता है कि जैसा हमने पढ़ा था कि जो क्वालिटी हम देखेंगे, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट वाले जो हम जितने देखे थे हमने, जो बेसिकली जो ज़्यादा अमाउंट में हम कहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो अचानक से किसी भी शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो उनके लिए इन्होंने क्या लॉन्च किया? सर्किट ब्रेकर सिस्टम। कि अचानक से अगर किसी इसको सेबी को लगता है कि किसी शेयर का प्राइस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी लेन देन पे, उसकी सेल परचेज पे सेबी ऑटोमेटिकली रोक लगा देती है कि इसका प्राइस जो है अब 10 मिनट के लिए कोई सेल परचेज नहीं करेगा, क्योंकि इसको लगता है कि किसी ने कंप्यूटर में कमांड डाल के सेल के लिए चला गया है और अचानक इसकी सेल परचेज हुए जा रही है। तो इस तरीके से उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं बाय सर्किट ब्रेकर सिस्टम। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई फॉरेन वाली कंपनी है, यहाँ पे शेयर मार्केट में गड़बड़ी करने के लिए अचानक सारे मतलब शेयर्स बेच के निकलना चाह रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अचानक डाउनफॉल दिखाई दे, तो उस टाइम पे भी सेबी ने क्या किया हुआ है? सर्किट ब्रेकर। कि अचानक कुछ परसेंट से ज़्यादा अगर डाउनफॉल आता है तो वहीं पे सेल और परचेज शेयर मार्केट की रुक जाती है। ठीक है, ताकि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब पूरे शेयर मार्केट में ना हो, तो उसके लिए लगाए। फिर उसके बाद क्या होता था, लोग क्या करते थे कि अपने नाम से 10-10 डीमैट अकाउंट खोल लेते थे, और यहाँ पे ए लिखा है, मतलब नाम लिखा है, मतलब उसमें कोई लिंक नहीं था आपस में, तो पता नहीं लग पाता था कि एक ही आदमी के 10 अकाउंट है। तो एक आदमी 10-10 जगह से डीमैट खोल रहा है। क्यों?
क्योंकि आईपीओ की जब एप्लीकेशन लॉन्च होती है आप डीमैट अकाउंट से उसको लॉन्च वो कर सकते हो अप्लाई। आईपीओ क्या होता था, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। अगर उसके लिए आपको अप्लाई करना है तो डीमैट अकाउंट चाहिए। तो यहाँ पे पहले लोग क्या करते थे कि ज़्यादा उसके चांसेस हो जाएं आईपीओ के मतलब शेयर मिलने के, तो लोग क्या करेंगे 10-10 अकाउंट खोल लेंगे, 10-10 डीमैट अकाउंट खोलेंगे और हर एक उससे क्या करेंगे, हर एक उससे बोलेंगे कि मेरे को एप्लीकेशन डाल देंगे आईपीओ के लिए, तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। ऐसे में इसको पता लगा सेबी को अच्छा ऐसे भी गड़बड़ चल रही है, तो इसने क्या बोला कि डीमैट अकाउंट को पैन कार्ड से लिंक कर दो, ताकि एक पैन कार्ड पे एक ही डीमैट अकाउंट हो सके। तो इस वजह से जितने भी फेक डीमैट अकाउंट थे वो सारे बंद हो गए। तो इसने पैन कार्ड को डीमैट अकाउंट से लॉन्च करना वो किया। फिर उसके बाद उसने नया क्या किया, उसने असबा यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इसने शुरू किया। ये क्या है बेसिकली, तो ये भी आईपीओ के मार्केट में इंप्रूवमेंट है। क्या किया कि आईपीओ में जब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जितने भी वो शेयर्स हैं, मतलब वो ग्रुप ऑफ शेयर्स में आपको मिलते हैं, उतना अमाउंट आपका अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, उतना अमाउंट आपका अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। अकाउंट से निकलेगा नहीं, अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा, आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते कि जब तक कि, क्योंकि इसमें क्या होता है आईपीओ में एक लास्ट डेट देते हैं कि इस डेट को हम शेयर लॉन्च करेंगे। तो उस डेट को अगर आपका ड्रॉ में पैसा वो निकल जाता है, ड्रॉ में अगर आपका निकल जाता है कि आपको शेयर मिलने वाले हैं, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपको शेयर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको जो आईपीओ जब आपने अप्लाई किया है वो आईपीओ नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो भी आपका ब्लॉक अमाउंट था उसको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। ये किस लिए किया गया, क्योंकि होता क्या था कि जिसको शेयर नहीं भी चाहिए वो मजे लेने के लिए क्या करता रहता था, अप्लाई करके डाल देता था, और बाद में जब शेयर अलॉट होते थे उसके पास पैसे नहीं होते थे उसको लेने के लिए, तो जिसको मिलने चाहिए थे उसको भी नहीं मिलते, वो जबरदस्ती ऐसे ही जाते थे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, अमाउंट ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो असबा यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट हमने शुरू कर दिया। अब उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, होता क्या है, शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर जाए, प्रॉफिट हो, हम पैसा निकालें, प्रॉफिट मोटिव के लिए। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि लोग कंपनी के अंदर की बात कि हम कंपनी ये डिसीजन लेने वाली है, कम शेयर प्राइस कभी भी कम ज्यादा क्यों होते हैं, शेयर प्राइस कम ज्यादा क्यों होंगे, जब लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी अच्छा काम करेगी और इसकी वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की वजह से जब शेयर की जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन जब कहीं से न्यूज आती है कि इस कंपनी ने कुछ घोटाला किया है या फिर ये कंपनी छोड़ के भागने वाली है, तो उस केस में क्या होगा, लोग उसके शेयर बेच के भागना शुरू करेंगे, और शेयर बेच के भागना शुरू करेंगे यानी कि डिमांड कम हुई है, डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा, शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा, आएगा। तो उसी में इनसाइडर ट्रेडिंग क्या करती है, लोग कंपनी के अंदर की बात बाहर फैलाते हैं। किसी भी उसको जो भी इन्वेस्ट करने वाला है उसको बता देंगे कि कल कंपनी नई कंपनी लॉन्च करने वाली है, तो कल इसके प्राइस बढ़ेंगे, जल्दी से शेयर खरीद लो। तो इससे कुछ लोगों को जो है ज्यादा फायदा पहुंचता था। ओवरऑल अगर हम देखें बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनमें से सिर्फ कुछ एक लोगों को पहुंचे, तो क्या फेयर होगा, नहीं होगा फेयर। तो उसी की फेयरनेस बढ़ाने के लिए इस इनसाइडर ट्रेडिंग को सेबी ने क्या बोला, इलीगल है, कि ऐसे अंदर की बात कोई बाहर नहीं करेगा, अगर करता है तो उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे और उसके ऊपर बहुत हैवी अमाउंट का हम कहेंगे कि फाइन लगेगा। कितना, जितना नुकसान हुआ है जिसकी उसकी वजह से, मतलब करोड़ों में जाता है, हम कह सकते हैं इसका जो फाइन होता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग हम कह सकते हैं ये इलीगल है। क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद डब्बा ट्रेडिंग, बकेटिंग या फिर बॉक्स ट्रेडिंग क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये भी इन्होंने क्या किया, बंद किया। क्यों किया बंद, क्योंकि होता क्या था कि आप किसी ब्रोकर के पास जा रहे हो कि मेरे शेयर लेके खरीद लेना, ब्रोकर बोलेगा ओके खरीद लूंगा, तो वो आपके पैसे को डाल के डब्बे में डाल के बंद कर देगा, ठीक है। एक्चुअल वो खरीदे नहीं लेकिन आपको बोलेगा खरीद लेंगे, ये है वो है, ऐसे ही चलता रहेगा उसकी कहानी, वो पैसे डब्बे में बंद रहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग टाइप की, डब्बे में बंद करके उसने बोल दिया हाँ खरीद लिए टाइप। तो उस टाइप का होता है। अनस्क्रैपलेस ब्रोकर होते हैं, वो बेसिकली डीमैट अकाउंट में हमारे अकाउंट नहीं होंगे कि पैसा इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो अपने पास पैसा रखा रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है उसको डब्बा ट्रेडिंग, बकेटिंग या बॉक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये भी बंद है। अभी हुआ क्या है, सेबी ने बेसिकली एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड खोलने को बोला है सभी को। क्या बोला है कि सभी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड खोलो। ये क्या करेगा, बेसिकली इन्वेस्टर्स नॉन स्पेकुलेटिव टाइप ऑफ लॉसेस लाइक कोर्ट केसेस एंड ऑल्सो प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि जो भी इन्वेस्टर को लॉस हुआ है किस वजह से, इस तरह का लॉस जो बिना उसके मतलब जानबूझ के उसने नहीं किया, जैसे कंपनी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो हार गई, ठीक है,
तो इस तरह के जब लॉसेज होते हैं उसकी भरपाई के लिए उसने क्या बोला है, सभी को ये क्या क्या खोलना है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ताकि उसकी भरपाई की जा सके। ठीक है। देन उसके बाद और क्या बोला कि हमको शेयर मार्केट के बारे में अवेयरनेस भी करनी है। तो ये सारी चीजें। अब ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में पैसे कहाँ से आते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कई लोग शेयर खरीद लिए, ना तो घर में किसी को बताया और पता चला वो पहुंच गए ऊपर, तो पड़े रहते हैं शेयर। जब इनको पता लगता है कि ये शेयर मतलब बेनामी चल रहे हैं, पता ही नहीं है किसके हैं, तो उस टाइप के जो शेयर के जो पैसे होते हैं वो पैसे इसमें डाले जाते हैं कि जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई माई बाप नहीं है, वो पैसे कहाँ डाल दिए जाएंगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, और उससे अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है। जो हम कह सकते हैं कि नॉन स्पेकुलेटिव टाइप के लॉसेज होते हैं उसकी भरपाई का काम किया जाता है थ्रू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से। अब इसके रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ एक दो टर्म और बता देते हैं। जैसे एक अल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। अल्गो ट्रेडिंग क्या है, तो अल्गो को अगर फुल फॉर्म करोगे तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मतलब कि इसमें कंप्यूटर का यूज करके होता क्या है, कई लोग क्या होते हैं जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो जो है सुपर कंप्यूटर लेके आएंगे और सुपर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग ऐसी डालेंगे कि वो प्रोग्रामिंग से क्या करेगा, वो पूरे शेयर मार्केट पे नजर रखे रहेगा। उसको लगेगा कि अच्छा इसका शेयर बढ़ रहा है, तो मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में वो सेल भी कर देगा और बढ़ते ही उसको वो पहले परचेज भी कर लेगा और बढ़ते ही उसको सेल भी कर देगा। तो इसीलिए मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में सेल भी कर लेते हैं, परचेज भी कर लेते हैं बढ़ते ही। तो उसकी वजह से जो इनको फायदा होता है उसको बोलते हैं अल्गो ट्रेडिंग, यानी कि यूजिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स to automatically buy or sell securities at a very high speed and frequency which is impossible for a human trader। क्योंकि आदमी अगर सेल परचेज करेंगे इतनी स्पीड से नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ये कंप्यूटर जब तक आदमी को समझ पाए तब तक सेल भी कर देगा, परचेज भी कर लेगा। तो इसकी वजह से जो फायदा होता है वो है। तो इसको सुधारने के लिए क्या किए, तो इसको सुधारने के लिए सेबी ने क्या बोला कि इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है वहां पे अगर किसी भी एक जगह से ऑर्डर जब आ रहे हैं तो उसने रेस्ट्रिक्ट डाल दिया कि 100 ऑर्डर से ज़्यादा पर सेकंड नहीं आ सकते। यानी कि 100 ऑर्डर से ज़्यादा अगर कहीं आ रहे हैं तो उसको पता लग जाएगा कि इस तरह की प्रोग्रामिंग यूज़ की जा रही है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं पर सेकंड ऑर्डर, 100 तक आ सकते हैं बस। ठीक है, तो ये इसने लिमिट लगा दी, इसको बैन नहीं किया हुआ है। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल थी, डब्बा ट्रेडिंग को बैन कर दिया, इस तरीके से अल्गो ट्रेडिंग को बैन नहीं किया है, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ध्यान रखना। और इसी से मिली जुली दूसरी वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या है कि अगर जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज के आसपास का जो एरिया होगा वहां से बैठ के अगर आप सेल परचेज करोगे तो स्पीड अच्छी मिलेगी, आप ज्यादा फास्ट कर पाओगे उन लोगों की बजाय जो दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एल्गो ट्रेडिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि को लोकेशन में भी इसने रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। क्या रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, यहाँ पे 500 किलोमीटर बेसिकली इसने बोल दिया इनको एडवांटेज रहेगा उससे जो दूर बैठे हुए हैं उससे। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ये ज्यादा नजदीक नहीं रख सकते, तो यहाँ पे भी इन्होंने को लोकेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि बहुत ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा कोलोकेशन पढ़ा, एल्गो ट्रेडिंग पढ़ा। इसमें आपको एल्गो ट्रेडिंग ज्यादा याद रखना है, इसके ऊपर कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग आपको ध्यान रखना है क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो इंटरनेशनल बॉडीज भी हैं और हमारी इंडियन बॉडी भी है, जो हमारा बेसिकली अगर हम कहें फाइनेंसेस से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले इंडियन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ये इंडियन बॉडी है, FSDC जिसे हम बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसका चेयरमैन कौन है। और लोग जैसे ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल देखते हैं लोग RBI गवर्नर लगा के आते हैं, लेकिन इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, तो जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो सारे इसके मेंबर होते हैं। जैसे RBI गवर्नर, सेबी चीफ, IRDAI चीफ, PFRDA चीफ, IBBI चीफ और बाकी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इनका काम क्या है, ये फाइनेंशियल मिनिस्टर बैठता है और सभी रेगुलेटर्स के चीफ को बुलाता है। किस लिए, कि वो पता लगाने के लिए बुलाता है कि यहाँ पे फाइनेंसेस की क्या हालत चल रही है देश में। तो बेसिकली सुपरविजन के लिए, सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी एंड लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स, बेसिकली पूरा सुपरविजन के लिए और पूरा जायजा करने के लिए कि देश में फाइनेंसेस की क्या हालत चल रही है। तो उसके लिए हम कहते हैं ये मीटिंग बुलाते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अमंग दी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स भी हो रही है।
फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब के लिए हम कह सकते हैं मीटिंग बुला रहे हैं यहाँ पे। तो कौन बुला रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर। क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब इससे आगे वाली है सारी इंटरनेशनल है। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसको देखें कहाँ पे है, तो FSB कहाँ है? बेसल। बेसल नॉर्म्स पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। तो वहीं पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, और इसको किसने स्थापित किया था? G20 ने। किसने? G20 ने। बैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट पढ़ा था, तो वो कहाँ है? बेसल में ही है। कहाँ से ये सेटअप हुआ है? G20 से। इसका क्या फंक्शन है? तो इसका ही फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एट ग्लोबल लेवल। तो इसका भी यही है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, G20, फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एट ग्लोबल लेवल। और इसमें इंडियन की तरफ से कितने मेंबर रहते हैं FSB में? तो हम देखेंगे हमारी टोटल 3 सीट्स हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड में। एक किसकी है? एक सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक तो ये इसमें बैठा रहता है। दूसरा डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI की इसमें सीट होती है, और तीसरी सेबी का जो चेयरमैन है उसकी सीट होती है। तो ये 3 सीट हमारी इसमें है। उससे अगला पढ़ते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, वो आना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस से लड़ने के लिए बनाई गई संस्था है। किस चीज से लड़ने के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से। इससे लड़ने के लिए जो संस्था है वो हमारी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब बनाई गई थी? 1989 में। और इसका इंडिया का मेंबर, इंडिया इसका कब मेंबर बना? 2010 में। किसने बनाई? तो G7 ने मिलकर बनाई। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है उन्होंने मिलकर बनाई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम IOS को यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। और ये क्या है? बेसिकली अगर हम देखें तो जितने भी हम कहेंगे सिक्योरिटी रेगुलेटर्स हैं, जैसे इंडिया में कौन है? इंडिया में सिक्योरिटी का रेगुलेटर कौन है? सेबी। इसी तरीके से अलग अलग देशों के जो सिक्योरिटी मार्केट के जो रेगुलेटर हैं उनकी बॉडी है ये IOS को, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। तो सेबी इसका मेंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से सिक्योरिटी का कौन करता है रेगुलेशन? सेबी की तरफ से होता है। तो इंटरनेशनल बॉडी ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेटर्स किसके लिए फेमस है? क्योंकि ये जो गाइडलाइंस निकालता है ना IOS को, गाइडलाइंस फॉर बेसिकली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड रिस्क प्रिवेंशन। तो ये हमारा इसका IOS को हो जाएगा। तो ये हमने 3-4 बॉडी देखी जो बड़ी फेमस हैं, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हैं। तो इसके बारे में भी यहीं पढ़ना ठीक था। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो वहाँ पे सबसे पहला है वेंचर कैपिटल का क्या मीनिंग होता है? आज जब हम लेक्चर शुरू किया था इसके बारे में बताया था, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सभी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल जब हम प्रोवाइड कराते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, उनको हेल्प करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो हम कहते हैं उसको वेंचर कैपिटल। क्लियर है? तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इन पैरेलेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बियर का क्या मतलब है? तो हमने 2 चीजें पढ़ी थी, बियर और बुल। तो ये बियर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए। तो कौन होता है बियर? बियर क्या होता है? दबाता है, यानी कि जिसको लगता है कि प्राइसेस फॉल करेंगे। हु फील्स दैट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल। जिसको लगता है, बियर क्या कर रहा है? दबा रहा है ना। तो जिसको लगता है कि इसके प्राइसेस फॉल करेंगे तो वो होगा बुल। और इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन बुल्स एंड बियर किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपको बताना है इनमें से, इनकम टैक्स से, करेंसी मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से या कैटल फेयर से। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। इसमें तो शायद वीडियो पॉज करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी और आपने बता दिया होगा कि तो स्टॉक मार्केट से हैं। जो बुल होते हैं वो क्या करते हैं? बुल क्या सोचते हैं कि प्राइस राइज करेगा, यानी ऊपर जाएगा। बियर क्या सोचते हैं? बियर सोचते हैं कि प्राइस जो है डाउन जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। और इसी से नेक्स्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या है ये? क्या है ये? तो आप इसका वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। बिल्कुल आपने आंसर बड़ा सोच समझ के दिया होगा। IPO से रिलेटेड है। जब IPO लॉन्च करना होता है तो इसी प्रोस्पेक्ट पे से भी अप्रूवल देता है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? IPO के लॉन्चिंग से, यानी कि डॉक्यूमेंट टू रेज कैपिटल बाय अ कंपनी। जब कोई कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है तो कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करती है?
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट सेबी के अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर रहेगा। और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? क्या है बताइए। इसको वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपने सही लगाया होगा, इसका अंदाजा है मुझे कि इसका क्या हो जाएगा। निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 बताया था, ये क्या था 50 फर्म्स इन इंडिया, उसका हम कह सकते हैं कि एवरेज निकाल के देता है, तो पहला ठीक है। दूसरा, निफ्टी इज गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब से हो गया। स्टॉक मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में है ना निफ्टी, इसको कौन करता है, सेबी, यानी कि ये गलत हो गया, तो इसका रेगुलेटर कौन हो गया, सेबी। लास्ट वाला, निफ्टी इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा था, सेंसेक्स था, तो निफ्टी कहाँ का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो ये भी गलत हो गया, सेकंड गलत, ये गलत, तो कौन सा सही है, सिर्फ 1 सही है। क्लियर है इतना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।